सबका। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मुझे भी अपनी दुआओं में याद करते होंगे। जैसा आज मैं इंटर बुक वन इंग्लिश बुक वन का चैप्टर नंबर 8 दी गुलिस्ताने ऑफ सादी, आज मैं उसकी ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर विद एग्जाम्पल्स, ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर की भी ट्रांसलेशन मैं करवाऊंगा। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आपको पढ़ा दूं और ट्रांसलेशन ना करवाऊँ। मैंने इंग्लिश के इंटर पार्ट वन के बुक वन के मैंने पिछले भी जो शॉर्ट सिलेबस के हिसाब से मैं चैप्टर करवा के आ रहा हूँ। कुछ चैप्टर मिस हैं जैसे 2, 4, वो भी मैं इंशाल्लाह जब ये चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं, तकरीबन 3-4 रह गए हैं, इसके बाद इंशाल्लाह मैं वो भी करवा दूंगा। उसके बाद हम बुक 2 शुरू कर लेंगे। इसके साथ ही हमारा बिजनेस मैथ का जो काम रुका हुआ है मैं वो भी आपका स्टार्ट करवा दूंगा। तो आज दी गुलिस्तानी ऑफ सादी की मैं ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर्स आपको बताऊंगा कैसे आने। और ट्रांसलेशन मैं स्टोरी वाइज सुनाता हूँ, आप उसको सुन लें तो आपकी ट्रांसलेशन क्लियर हो जाएगी, उसका कोई इतना इशू नहीं होगा आपको। आप पूरी वीडियो वॉच किया करें ताकि आपको पता चले कि वीडियो के अंदर क्या क्या मवाद शामिल है। क्या जब आप इसको पूरी वॉच कर लेंगे ना तो आपको ये जो चैप्टर है ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चले मैं आपको अपनी बुक पे लेके चलता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ से आने हैं। चले तो जी स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो इंग्लिश बुक वन का इंटर पार्ट वन का लेसन नंबर 8 दी गुलिस्तान ऑफ सादी, इसकी मैं ट्रांसलेशन आपको बताता हूँ। गुलिस्तान ऑफ सादी कौन थे? ये एक शेख सादी की कहानी है। ये एक अजीम दास्तान गो थे। इन्होंने बहुत सारी हिकमतें अमली की और बहुत सारी इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उस कहानी में इनकी जहानत, इनकी दनाई बयान की गई है। और इन्होंने जो हमारी बुक के लिए कहानी लिखी ना, इसके अंदर इन्होंने हकायतें बयान की हैं। वो 3 हकायतें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 हकायत, नंबर 2, नंबर 3। और जो नंबर 3 वाली हकायत है ना, उस हकायत में से ना इन बुक वालों ने ना आपके क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। तो मैं आपको बताता हूँ हकायत नंबर 1 क्या थी। हकायत नंबर 1 ये थी कि बादशाह था और उसके साथ ना एक मतलब एक ग़ुलाम था। वो जा रहे थे सफ़र पर, बहरी जहाज़ का सफ़र था। तो जो ग़ुलाम था ना, वो था ईरान का रहने वाला, ईरानी ग़ुलाम था। तो वो कश्ती के सफ़र पर जा रहे थे, तो कश्ती का ना बहुत तेज़ तूफ़ान आ गया। तूफ़ान की वजह से ना कश्ती ना डगमगाना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो जो ईरानी ग़ुलाम था ना, वो बहुत ज़्यादा ही ना मतलब डर गया और चीखें मारना शुरू हो गया। उसने बहुत ज़्यादा ना इनका इनका सर मतलब कि इतना ज़्यादा वो चीखें मारना शुरू हो गया, इतना ज़्यादा डर गया और वो इनके कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो बादशाह का ना एक मतलब सिपाही था, उसने कहा मैं इसको चुप करवा सकता हूँ। बादशाह ने कहा चुप करवा दे। उसने ना इसके साथ मतलब एक रस्सी बांध के ना इस ग़ुलाम को ना पानी के अंदर धकेल दिया। जब वो ग़ुलाम पानी के अंदर चला गया ना, तो ग़ुलाम पानी के अंदर चला गया तो वो बहुत चीखें मारना शुरू हो गया, मुझे बचाओ ये वो। तो उन्होंने ना फ़ौरन उसको बाहर निकाल लिया। तो उसके बाद ना वो चुप करके एक ना कॉर्नर पे जाके बैठ गया। तो बादशाह ने उससे पूछा कि अब क्या हुआ, आप क्यों नहीं डर रहे? क्यों ये था इस जो इतना सा ये हकायत नंबर 1 थी ना, इसका ये नतीजा था कि उसको था खौफ। जब वो खौफ के अंदर चला गया, उसका खौफ निकल गया, फिर वो डरना बंद हो गया। तो उसने कहा अब क्या हो सकता है, मैं पानी होना ज़्यादा से ज़्यादा क्या था कि वो अंदर गया, उसके बाद वो डरा वगैरह बाहर निकला। तो उसको जो डूबने का खतरा था ना वो ख़त्म हो गया। उसने वो जिस अपनी कश्ती पे बैठा था ना बादशाह के साथ, वो अपने आप को महसूस कर रहा था, तो इसलिए उसका डर ख़त्म हो गया। तो हकायत नंबर अब 2 आती है। हकायत नंबर 2 में एक नौशेरवां अली ईरानी बादशाह था। वो ना उसके उन वो ना हिरन भून रहे थे, हिरन भूनना जा रहा था। तो उसने उसके उसके उनके पास ना नमक ख़त्म हो गया। बादशाह ने लड़के को जाओ जाओ नमक लेके आओ कहा। जाओ गांव के ना बाहर नमक, क्योंकि गांव आपको पता है दूर दूर शॉप्स होते हैं, वहाँ पे नमक कहता है जाओ लेके आओ। गुलाम गया, जाके नमक लेके आया। बादशाह ने कहा कि इस नमक की पैसे दिए हैं आपने, दाम दिया है इसका? गुलाम ने कहा नहीं बादशाह, आपने आपने मंगवाया तो मैं कैसे दाम उनको देता, उन्होंने दाम लिया नहीं मेरे से। बादशाह ने कहा ये नमक रखो, अभी जाके उसको दाम दे के आओ। क्यों? क्योंकि बादशाह ने कहा कि जुल्म की इब्तिदा हमेशा मामूली सी होती है, मगर वक्त के साथ साथ वो बढ़ता जाता है। अगर बादशाह एक सेब मुफ्त लेगा ना, बादशाह ने मिसाल दी, बादशाह कहता अगर मैं एक सेब मुफ्त लूँगा ना तो मेरे नौकर चाकर सेब का दरख्त सेब मुफ्त उजाड़ देंगे। फिर बादशाह ने एक और मिसाल दी, अगर मैं एक अंडा मुफ्त लूँगा ना तो मेरे जो नौकर चाकर हैं वो मुर्गियाँ की मुर्गियाँ उधेड़ डालेंगे। तो इसलिए एक जुल्म की इब्तिदा छोटे छोटे से जुल्म से होती है। इसलिए
उससे बचना चाहिए। हकायत नंबर 2 थी ये। अब हकायत नंबर 3। हकायत नंबर 3 थी कि एक बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, उसका बहुत इलाज करवाया, वो नहीं ठीक हो रहा था। फिर ना एक हकीम आया, हकीम ने बादशाह को इलाज किया। उसने कहा बादशाह बस एक ही आपका हल है। बादशाह ने कहा क्या? उसने कहा मौत। एक बंदा आपकी जगह हम उसको मतलब मार देंगे, तो फिर उस आप मतलब सही हो जाओगे, आपने अपने हाथों से उसका सर कलम करना, आप सही हो जाएंगे। तो वो किसका बेटा होगा? वो एक मज़दूर का बेटा। तो उसमें एक खसूसियात थी कि वो ना मतलब कि पढ़ा लिखा बेटा हो उसका, ऐसी कुछ खसूसियात इतनी उन्होंने बयान नहीं की, तो वो होना चाहिए। तो बादशाह ने कहा ढूंढना शुरू कर दीजिए। वो उनको ना आखिरकार वो मज़दूर का बेटा मिल गया। तो बादशाह ने ना भारी रकम दी उसकी ख़ानदान को। तो उसके पापा ने कहा इसको ज़िबा कर दो, उन्होंने भेज दिया। उसके बाद आई ये, अब उसके पास पंडित के बाद पता नहीं मौलवी वगैरह होता था उस टाइम का, कि उससे पूछा गया कैसा। उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी ज़िंदगी के लिए जाने कुर्बान है। तो उसने भी इजाज़त देती कुर्बानी की। बादशाह ने ना वो दिन आ गया, उसका सिर कलम करना था, बादशाह ने उसको लटा दिया। अब उसका सिर काटने लगे थे, तो वो ना आसमान की तरफ देख के हंसना शुरू हो गया। तो बादशाह ने उससे पूछा ये इतना मुसीबत का वक़्त है और तुम मुस्कुरा रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे वालिदैन ने भी इजाज़त दे दी मुझे। अब जो ये था काजी, उसने भी मुझे ज़्यादा इजाज़त दे दिया कि ज़िबा कर दिया जाए। मगर अब सिर्फ़ मेरा जो भरोसा है वो सिर्फ़ अल्लाह पे रह गया, यकीन कि सिर्फ़ अल्लाह मुझे बचा सकता है। तो बादशाह को ना इसकी ये बात बहुत अच्छी लगी। बादशाह ने कहा नहीं कोई नहीं, मैं मुझे मरने दो, मैं मरना मंजूर करूँगा, मैं किसी की जान नहीं लेता। बादशाह ने उसको छोड़ दिया। अल्लाह ताला को ये बात उसकी पसंद आ गई। 4 दिन बाद बादशाह सही हो गया। तो इसलिए हमें दूसरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए। हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान कुर्बान या उनको दूसरों की जान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका नतीजा ये था। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं इसके आंसर क्वेश्चन देखता हूँ। जी ये आ गए हैं इसके आंसर क्वेश्चंस। ये हैं इसके आंसर क्वेश्चंस। What the advice given by Nushiran of his people? ये था कि नुशेरा ने अपनी रायत को क्या नसीहत दी। नुशेरा ये हकायत नंबर 3 में नुशेरा ने हकायत दी थी कि वो जब ज़िबा करने लगा, उसने क्या हकायत दी थी? उसने कहा था कि लोगों से नाइंसाफ़ी जुल्म से बचने की नसीहत की थी कि जुल्म एक छोटा भी अमल होता है, इसको मुल्क को तबाह कर सकता है। इसने कहा कि एक जुल्म का हजम छोटा होता है, मगर वो जब फैलता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसका आंसर ये होगा, ही एडवाइस हिज पीपल टू अवॉइड इनजस्ट नाइंसाफ़ी एंड क्रूरटी जुल्म। ही सेड दैट इवन अ लिटल एक्ट ऑफ कल्ट्री टू कुड रेन, तबाह करना, अ कंट्री, एक मुल्क को वो तबाह कर सकता है। अगले से ये दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रेमेडी सजेशन बाय फिजिकल्स ऑफ डिसीज ऑफ द किंग। इसका मतलब कि इसकी जो ट्रांसलेशन है वो ये होगी कि बादशाह की बीमारी के सिलसिले में इत्तबा ने कौन सा इलाज तजवीज़ किया। वो जो इत्तबा था उसने क्या कहा था, उस आपको मैंने बताया था हकारत नंबर 3 में कि उसने ये कहा था कि इसकी जगह एक जिन्हें को ज़िबा होना पड़ेगा, मतलब किसी इंसान को इसकी बादशाह की जगह ज़िबा करना पड़ेगा। तो ऐसा तो बादशाह ने उसको ज़िबा नहीं किया। उसने कहा था कि इसको ज़िबा नहीं करना, क्योंकि बादशाह को रहम आ गया। तो उसने कहा चलो ठीक है, मुझे मरना मंजूर है। तो इसका आंसर ये होगा ना कि दी फिजिकल सजेस्टेड बाय डिजीज ऑफ किंग टू मीन बाय अ पर्सन लिविंग इन क्वालिटीज़। तो स्टूडेंट, व्हाट डिड दी बॉय लुक टुवर्ड द स्काई एंड स्माइल। वो लड़का आसमान की तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया था? वो इसलिए मुस्कुराया था क्योंकि उसका जो मनसब था, मतलब उसको उसका जो मनसब, उसका इंसाफ करने वाला सिर्फ वो एक अल्लाह ही रह गया था। उसके बाप ने भी उसको पैसों के दाम पे ज़िबा करने के लिए मंजूर हो गया था, और वो जो जो उसने काजी जो भी था वो भी मंजूर हो गया था। तो इसका आंसर ये हो सकता है, द बॉय सैड सन लुक द लव ऑफ पेरेंट्स एंड काइद, बट ही केस बोथ टू एग्री टू हिज मर्डर एंड लुक्ड अल्लाह टू सी जस्टिस। वो एक बेहतरीन फैसले करने वाला है।
अगला क्वेश्चन होगा व्हाट डिड शुड टू रोल ऑफ अ काजी, मतलब कि व्हाट डिड शुड रोल ऑफ द काजी, के काजी का क्या किरदार होना चाहिए। इसमें काजी का ये किरदार था कि अ काजी जस्टिस इन कोर्ट ऑफ लॉ, ही रोल इट टू जस्टिस एंड whom opinions something to valued and accepted। इसका मतलब क्या है, जिसकी किसी चीज़ के बारे में राय की अहमियत दी जाती थी इसे कबूल किया और अदल इंसाफ पर मबनी फ़ैसले उसको करने चाहिए थे, मगर इस काजी ने अदल इंसाफ पर मबनी फ़ैसले नहीं किए। वाई डिड द किंग विप, वाई डिड द किंग विप, बादशाह क्यों रोया। विप विप मतलब होता है रोना, बादशाह क्यों रोया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि वो एक लड़के के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, एक जान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, एक इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है, एक बेरहम इंसान के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा द बॉय मेड अ स्पीच आ मूव द किंग टू टीयर्स, ही रियलाइज्ड मतलब उसको एहसास हुआ, ही वॉज डूइंग इनजस्टिस नाइंसाफ़ी का टू द बॉय लड़के के, ही सेड दैट आई वॉज बेटर टू हिम डाई एन इनोसेंट बॉय, एक मासूम लड़के की जान के साथ। हाउ डिड द किंग रिकवर, बादशाह की सेहत कैसे बहाल हुई। द किंग प्रेफर्ड, उसको तरजीह दी, of his life innocent boy to his Allah become happy with his sacrifice, he took pity, pity मतलब करम फरमाया अल्लाह ने, एंड बी ब्लेस्ड ईव अता की हिम विद हेल्थ, बादशाह ने एक बेगुनाह लड़के की ज़िंदगी को तरजीह दी, मतलब बेगुनाह की ज़िंदगी को तरजीह दी मतलब उसको माफ़ कर दिया, तो अल्लाह ने उसको उसकी ये नेकी कबूल की और उसको सेहत याब अता की, सेहत अता की, सेहत उसको मतलब सेहत याब कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी लेसन नंबर 8 की, हमारे दी गुलिस्तान ऑफ सादी की। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। बाकी मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में मेरी पर्सनल आईडी भी होती है, वहाँ पे भी मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।